हेलो बच्चों, तो आज क्लास 11 फिज़िक्स मोशन का नया लेक्चर लेकर आए और आज अपना पूरा लेक्चर होगा फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन हेडिंग लगाएंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन व्हेन बॉडीज come into contact, the force which opposes to motion फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है, लेकिन ये फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है, ये फ्रिक्शन की फोर्स है, कब लगती है? जब बॉडीज क्या हो, कांटेक्ट में आ जाए, मतलब चिपक जाए एक दूसरे के साथ, कांटेक्ट में आ जाए। और कांटेक्ट में आने पर आपने, चलो जैसे कि अलमारी रखी हुई है या कोई बक्सा है, कोई भी अलमारी है या कोई भी बक्सा है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, कोई भी सरफेस है, ज़मीन समझ लो या कोई भी सरफेस समझ लो, कोई भी सरफेस, उसके ऊपर बक्सा रखा हुआ है, आपने यहाँ से फोर्स लगाई डब्बे को, टी, ये आपने जान लगा फोर्स लगाई। अब बक्सा आगे जाने की करेगा, बक्सा आगे जाने की करेगा, सरफेस बक्से को आगे जाने से रोकेगा, इसकी मोशन को अपोज करेगा। इसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। अलमारी, जैसे कि अलमारी पर आप क्या करते हो, घर में धक्का लगाते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, आप उसकी जगह चेंज करते हो, ये जान लगा आपने फोर्स लगाई। अलमारी पर आप फोर्स लगाते हो, नीचे से आवाज़ आती है, किरी की आवाज़ देखिए आपने, आवाज़ जो आती है, जो जब ज़मीन के ऊपर घसीटते हो उसको, की जिसमें आवाज़ आती है, मतलब और कान में बड़ा लगती है, अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ निकल रही होती है, असल में वो फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस जो इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगा रही होती है। आप जो है अलमारी पर आप फोर्स लगाते हो, ये आप जान लगा फोर्स, आप जान लगा फोर्स लगा रहे होते हो उसके ऊपर, लेकिन सरफेस इसके ऊपर क्या लगा रहा होता है? फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा होता है। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कब लगता है? ये फोर्स लगती है जब बॉडीज क्या हो, कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आना जरूरी है। जब बॉडीज कांटेक्ट में आ जाती हैं तो सरफेस एक फोर्स लगाती है जो कि मोशन को अपोज होती है, मोशन को अपोज करती है। उसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। कैसे एक्ट करती है? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स पैरेलल एक्ट करती है टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सरफेस इन कॉन्टैक्ट में क्या होती है? पैरेलल एक्ट करती है एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट और सरफेस के पैरेलल। जैसे कि भाई डब्बा है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, डब्बा कैसे आगे जाएगा? यहाँ ए से आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगती है? सरफेस कैसे इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कैसे? जो कि क्या होगी? सरफेस के पैरेलल और मोशन के अपोजिट। मोशन ऐसे हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में और सरफेस के पैरेलल। तो सरफेस का पैरेलल और मोशन के अपोजिट एक्ट एज पैरेलल टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, फ्रिक्शन में अपने पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। क्या मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन? मतलब यार, मतलब कि जब बॉडी कोई रुकी हुई होगी तब कोई फोर्स लग रही होगी। भाई नाम से तो ऐसे ही पता लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भाई बॉडी रुकी हुई है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या? जब बॉडी रुकी हुई हो
बक्सा अभी रखा हुआ है, कोई फोर्स ही नहीं लगाई, हमने कुछ नहीं लगाया है, कोई हार्ड टच ही नहीं किया, कोई छिड़कानी करी ही नहीं इसके साथ, तो क्या जब बॉडी रेस्ट में हो तब फ्रिक्शन की फोर्स लगता है? नहीं 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 नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन का, समझेंगे? देखो भाई, बक्सा रखा हुआ है, बड़ी सी चीज, अब आप आए, आपने हल्की सी फोर्स लगाई, बक्सा तो हिला ही नहीं अपनी जगह से, बक्सा तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये अलमारी समझ लो, अलमारी बड़ी सी है, आप आया, आपने अलमारी पर ये आपने हल्की सी फोर्स लगाई, लेकिन अलमारी तो अपनी जगह से ही नहीं हिली। तो जो फोर्स लगाई, जो आपने अप्लाइड फोर्स थी, वो कहां चले गई? हाँ बोलो बोलो, कहां चले गई फोर्स? जब अलमारी अपनी जगह से नहीं हिली, बक्सा अपनी जगह से नहीं हिला, तो फिर फोर्स कहां चले गई? नहीं, फोर्स को खा गया कौन? फ्रिक्शन। आपने फोर्स लगाई, उस फोर्स को अपोज कर दिया किसने? फ्रिक्शन की फोर्स ने। समझ रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन ना ये मतलब नहीं है कि बॉडी रुकी हुई है। अब बॉडी रुकी हुई है भाई, आपने कोई छिड़कानी करी नहीं, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, नहीं नहीं नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। आपने फोर्स लगाई, उस फोर्स को अपोज कर दिया और बॉडी को चलना ही नहीं दिया उसने। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि बॉडी को उसने मोशन करना ही नहीं दिया उसने, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो द फ्रिक्शन which does not allow body to move। वो फ्रिक्शन जो बॉडी को मूव करने की अलाउ नहीं करता, which doesn't allow body to move, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये नहीं है कि बॉडी रुकी हुई है तो इसके स्टैटिक मतलब रुका हुआ है तो यार बॉडी रुकी हुई है तब फ्रिक्शन, नहीं नहीं। आपने फोर्स लगाई लेकिन कोई बॉडी मूव ही नहीं की, उस फोर्स को आपने जो अप्लाइड फोर्स है वो कौन खा गया? उस फोर्स को अपोज किया फ्रिक्शन की फोर्स ने, उस फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को मूव करना अलाउ नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब बॉडी मोशन में होगी। देखो, फ्रिक्शन की फोर्स दोनों सूरतों में लगती है, चाहे बॉडी मूव करे चाहे मूव ना करे। स्टैटिक समझा दिया। फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक में क्या होगा? जब बॉडी क्या होगी? द फ्रिक्शन which is due to motion of an object on a surface, इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक में वो फ्रिक्शन जो कि बॉडी को अलाउ नहीं करता मूव करे, उसको पकड़ के रखता है, तो कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब कब तक अलाउ नहीं करेगा? सवाल ये भाई, अब कब तक अलाउ नहीं करेगा? एक मैक्सिमम, भाई एक मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। उस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे बोलो भाई, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं होगी? एक हद तक अलाउ नहीं करेगा ना। स्टैटिक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसे होता तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कि कब तक अलाउ नहीं करेगा। सवाल ही कब तक अलाउ नहीं करेगा। भाई मिसाल के तौर पर डब्बा रखा हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, ये डब्बा है, डब्बा है, डब्बा है, डब्बा इसके ऊपर रखा हुआ है। आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। ये डब्बा है, बहुत बड़ा डब्बा है, इसे बक्सा समझ लो। अब ये बड़ी सी चीज है जनाब, बहुत बहुत बड़ा है, बक्सा है। आप आए, ये आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई लेकिन बक्सा मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स
सरफेस ने जो फोर्स लगाया फ्रिक्शन का उसने अपोज कर दिया। ठीक है, अब आप आए, आपने थोड़ी सी फोर्स को बढ़ाया, आपने 10 पहले 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, अब आपने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये आपने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, बक्सा आपने अभी भी मूव नहीं किया, 15 न्यूटन की लगाई अभी मूव नहीं किया। यार आपने बोला यार क्यों मूव नहीं कर रही है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाते हैं, फिर आप आए, आपने थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाई, ये आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब 20 न्यूटन की फोर्स, बक्सा अभी मूव नहीं किया, क्यों? फ्रिक्शन की फोर्स ने उसको अपोज कर दिया। अब सवाल यही है ना कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक बॉडी को अलाउ नहीं करेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसकी एक कैपेसिटी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक कैपेसिटी है कि भाई मैं, हाँ भाई मैं जो एक मेरी मैक्सिमम वैल्यू ये है, मैं इस यहाँ तक बॉडी को पकड़ कर रख सकता हूँ मोशन से, इसके ज़्यादा तुमने अगर फोर्स लगा दी तो मैं उसको अपोज नहीं कर सकता, उसी वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई मान लो चलो भाई मान लो ये डब्बा है या कोई अलमारी है, कुछ भी है भाई, कुछ भी समझ लो, डब्बा ही नहीं, जो दिल करे समझ लो, अलमारी है, जो भी है, जो कुछ भी समझ लो, अपने स्कूल का बैग समझ लो, अपनी किताबें समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। अब आपने इसके ऊपर लगाई फोर्स 10 न्यूटन की, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रिक्शन के हैं वो इसको 50 न्यूटन की फोर्स तक पकड़ के रख सकती है, 50 न्यूटन की फोर्स से ज़्यादा पकड़ कर नहीं रख सकती, सिर्फ 50 न्यूटन इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि भाई अब बक्से को सिर्फ 50 न्यूटन की फोर्स तक ये मोशन करने से पकड़ के रख सकती है। अब आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, बक्सा मूव नहीं किया, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, बक्सा मूव नहीं किया, अब आपने 30 न्यूटन की फोर्स लगाई, बक्सा मूव नहीं किया, आपने 40 न्यूटन की फोर्स लगाई, बक्सा तब भी मूव नहीं किया, आपने बोला थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाओ, आपने 45 न्यूटन की फोर्स लगाई, बक्सा अभी भी मूव नहीं किया। यार आपने बोला क्या करें, आपने 2-3 बंदे और बुलाए, आपने थोड़ी सी फोर्स को बढ़ाया, ये टी, अब आपने कितनी फोर्स लगाई, 50 न्यूटन की, बक्सा अभी मूव नहीं किया। बक्से की कैपेसिटी क्या है, 50 न्यूटन इसकी आखिरी वैल्यू है, आखिरी लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा हम पकड़ के बॉडी को नहीं रख सकते। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने जैसे ही 55 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी चल पड़ी, मोशन में आ गई, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी भाई। 10 लगाया, 10 अपोज कर दिया, 40 लगाया, 40 अपोज कर दिया, 50 लगाया, 50 अपोज कर दिया, समझ रहे हो? तो वो जो मैक्सिमम लिमिट है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये कब लगता है, जब बॉडी बिल्कुल मूव करने वाली होती है, बिल्कुल बस मूव करने ही वाली है, बस मूव करने वाली है, आपने इतनी फोर्स लगा दी कि बस आपने 51 न्यूटन की फोर्स लगा दी, 50 न्यूटन की अपोज कर रहा था, आपने ये जान लगाई, आपने 51 न्यूटन की फोर्स लगा दी, अब इसकी कैपेसिटी टूट गई, अब बॉडी मूव करने वाली है, तो तभी लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है भाई, जब बॉडी मूव करने वाली होगी तभी अपनी पूरी एनर्जी, पूरी फोर्स, पूरी ताकत को यूज करेगा। जब बॉडी मूव करने वाली होगी तभी तो पूरी उस वक्त सारी वैल्यू उठा के लगा देगा अपनी सब, ताकि बॉडी को रोके। दिखाई भी पड़ रहा है। तो कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी क्या हो, बिल्कुल क्या हो, बस मूव करने वाली हो। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर होगा ना, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, नोट करो इतना, नोट करो। चलो चलो अब एक लॉजिकल बात है, एक बात बताओ,
अरे कहा ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या ई-कैट एम-डी-कैट के लिए पढ़ रहे हो, सब के लिए पढ़ाते हैं। और जो पढ़ाते हैं हर चीज़ के लिए पढ़ाते हैं कि बारीक से बारीक पॉइंट भी होता है, वो सब हम सारा कंटेंट पढ़ाते हैं। बारीक से बारीक पॉइंट जो एक्सपेक्ट नहीं भी कर सकते कि वो आपसे पूछे, चाहे बोर्ड एग्जाम्स में हो, चाहे ई-कैट में हो, एम-डी-कैट, सब पढ़ा देते हैं। अब एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन में, मान लो आपने एक बक्से के ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वही 50 न्यूटन, यानी कि बक्सा किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फोर्स लगाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की, 50 न्यूटन की। अब आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऐसे बक्सा मूव नहीं किया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। अब आपने 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई, फ्रिक्शन की फोर्स ने 10 को अपोज कर दिया, कितना बचा? 40 न्यूटन। अब बचा 40 न्यूटन। अब बक्से पर आपने 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई, लेकिन 10 को अपोज कर दिया फ्रिक्शन की फोर्स ने, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। 10 लगाई, 10 को अपोज कर दिया, बची 40, यानी कि क्या 40 न्यूटन से तो फिर ऐसा पता लग रहा है कि यार जब आपने धक्का ऐसे मारोगे और बक्सा खुद ब खुद चल के पीछे आए, क्या ऐसा होगा? आपने धक्का ऐसे मारा, फोर्स ऐसे लगाई और खुद ब खुद बक्सा पीछे आ रहा है, फोर्स आगे लगा रहे हो, बक्सा पीछे आ रहा है। क्या ऐसा जिंदगी में होता है? जी भाई, क्या जिंदगी में ऐसा होता है? अरे बोलिए भाई, नहीं होता। तो फिर 40 न्यूटन क्यों 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 क्यों? देखो एक बात याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपना सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन यानी कि खुद से एडजस्ट हो जाता है। ये समझौता कर लेता है भाई, समझौता करना चाहिए अंदर। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं इसे। क्यों? अब आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी थी? 50 न्यूटन। तो 10 को अपोज कर दिया, बची 40। तो क्या 40 फ्रिक्शन, तो क्या अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या 40 न्यूटन बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, 40 नहीं बोलोगे बाबा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 40 बाबा बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, 40 न्यूटन नहीं। होगा क्या? आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 अपोज कर दिया, तो होता क्या, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को वो 10 न्यूटन पर लेकर आ जाएगा, एडजस्ट कर लेगा, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तुमने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये अपने आप को, बॉडी रुकी हुई है, अपने आप को क्या करेगा? 50 न्यूटन की फोर्स में एडजस्ट कर लेगा। अब 40 खत्म, वो उसने अपने आप को 10 में एडजस्ट कर लिया। अब किसी मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 100 न्यूटन, आपने फोर्स लगाई 60 न्यूटन की, 60 न्यूटन की, तो अब 40 न्यूटन नहीं बचेगा। 60 को अपोज कर दिया, 40 बचा, ये नहीं, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा 60 में। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो अप्लाइड फोर्स होती है आपकी, जो आप फोर्स देते हो, अप्लाइड फोर्स, वो किसके बराबर हो जाता है? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के लो। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाती है? फ्रिक्शन के। भाई तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही, वरना तुम अगर लॉजिकली देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 50 न्यूटन है, आपने 10 न्यूटन की डब्बे के ऊपर धक्का लगाया, ये 10 अपोज कर दिया, बचा 40, तो क्या 40 न्यूटन से वो पीछे आएगा? धक्का आगे मार रहे हो, पीछे खुद ब खुद आएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं, खुद से एडजस्ट हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या बोलो, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाती है। जो पॉइंट बता दे करें, उसे कॉपी में डालकर नोट्स बनाते रह करो। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में अप्लाइड फोर्स किसके बराबर?
फ्रिक्शन। अब बच्चों ये जो फ्रिक्शन है ना, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन की बोले, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज़ तो रफनेस पर, कि सरफेस कितना रफ है। अरे भाई जितना ज़्यादा खुड़खुड़ा सरफेस होगा उतने ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। जितना ज़्यादा चिकना होगा, जैसे बोर्ड चिकना है तो फ्रिक्शन कम होगी। जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी कम फ्रिक्शन होगा। जितनी कम रफनेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। जितनी ज़्यादा खुड़खुड़ी चीज़, फ्रिक्शन फोर्स उतनी ज़्यादा। और जितना चिकना होगा उसके ऊपर क्या होगा? फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। दूसरी चीज़, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, दिखाया भी पड़ रहा है। अरे भाई बॉडी का जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जितना कम सरफेस होगा उतनी ही कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया बॉडी का कांटेक्ट में होगा उतनी कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जितना कम बॉडी का एरिया होगा उतनी कम फ्रिक्शन लगेगी। दिखाया भी पड़ रहा है। तो दूसरी, रफनेस ऑफ सरफेस, बॉडी जितनी ज़्यादा चिकनी होगी, रफ होगी, मतलब जितना ज़्यादा रफ होगा कोई सरफेस उतना ही कम फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतना ही कम फ्रिक्शन। और जिस बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा कांटेक्ट में उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन। और दूसरी कि फ्रिक्शन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स। ये पर लगाते हैं, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट यहाँ पे यूज होता है म्यू, इसे पढ़ते हैं म्यू, म्यू। और एक इससे पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या जिसे हम कहते हैं द रेशो बिटवीन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। कॉल्ड म्यू। ठीक है, नोट करें इतनी बातें। काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास दो तरीके के होते हैं, बहुत सारे नोट करना। काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास दो तरीके, अच्छा बॉडी मूव कर रही है ना भाई, अब मोशन दो तरीके का हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन बोले तो, काइनेटिक फ्रिक्शन एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग नाम से ही पता लग गया होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी क्या करे, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, जब बॉडी क्या करे, स्लाइड्स करे ओवर अ सरफेस। जब बॉडी सरफेस पे क्या करे, स्लाइड करे। अरे भाई जैसे कि बक्सा है या अलमारी है, बक्सा बार बार बक्सा अलमारी, चल अलमारी। अब अलमारी तुमने घर में खिसकानी है, तुमने फोर्स लगाई ये, तो अलमारी कैसे जाती है, स्लाइड होती हुई जाती है, घसीटती हुई जाती है, की वो आवाज़ निकलती है ना अजीब सी। तो ये मतलब अलमारी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। जब बॉडी स्लाइड करती है तो उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी क्या करे, रोल करे। व्हेन अ बॉडी रोल्स, जैसे कि यार बहुत बेशुमार मिसालें सी, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, नीचे उसके पहिए लगे हुए होते हैं, व्हील लगे हुए होते हैं। अब आराम से उसको मूव करा लेते हो, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि अपनी बाइक है, कार है, क्या सर वो रोड के ऊपर
पहिए लगे हुए, रोल, टायर घूम रहे, तो वो जो फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो बॉडी स्लाइड करे, जैसे कि अपना वाटर पार्क देखा ना, वाटर पार्क में क्या होता है, वो स्लाइड के ऊपर से घसीटते हुए आ रहे होते हैं, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और याद रखना हमेशा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। लॉजिकली ये समझ में आ रहा होगा। अरे भाई, किसी बॉडी को स्लाइड कराना आसान है, रोल कराना? जवाब दीजिए। अरे भाई, अलमारी लगी हुई है, अलमारी के नीचे पहिए नहीं है, अलमारी को खिसकाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ये 5-10 लोग आंसू धक्का लगा रहे हैं, ये जान लगा रहे हैं। अब अगर क्या करें, अलमारी के नीचे पहिए लगा दें, तो अब तो उसको एक बंदा भी आराम से खिसका लेगा, 2 बंदे भी आराम से खिसका लेंगे। दिखाई भी पड़ रहा है कि बॉडी को स्लाइड कराना मुश्किल होता है, रोल कराना आसान है। जैसे कि अगर कार के नीचे से 4 पहिए निकाल दी जाए, कार ऐसी धम करके बैठ गई, उसके ऊपर जरा 10 बंदे भी 15 बंदे भी लेकर आओ, खिसका के दिखा दो, नहीं खिसका सकते। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। तो बॉडी को स्लाइड कराना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू रोल। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा। और अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे नाम से ही पता लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे कहते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा है, और ऊपर से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो सबसे बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद लिमिटिंग, स्टैटिक, फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये था आज का पूरा लेक्चर हमारा फ्रिक्शन के ऊपर। थोड़ी सी बड़ी वीडियो थी, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, लेकिन जो पढ़ाते हैं वो हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, ई-कैट एम-डी-कैट के लिए भी पढ़ाते हैं। जितने भी बारीक से बारीक पॉइंट होते हैं, वो जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं ये पेपर में आ सकता है, वो भी हम पढ़ाते हैं। जो पेपर में आ सकता है वो भी पढ़ाते हैं, वरना कोचिंग्स वगैरह में तो कुछ इसके पॉइंट्स जो हैं, कुछ टॉपिक्स इसके स्किप कर दिए जाते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम जो भी पढ़ाते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ई-कैट एम-डी-कैट के लिए भी पढ़ाते हैं। तो जो अच्छे नोट्स बनाए करें आप, जो बारीक से बारीक बात होती है, जो पॉइंट्स होती हैं उनके लिखा करें, नोट्स बनाए करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे ई-कैट एम-डी-कैट में आपके लिए बहुत आसानी होगी। और अगर ई-कैट एम-डी-कैट की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आप नोट्स बनाइए, ताकि आपको जब फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए जाएं उसमें आपको आसानी हो। ये पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।